आज लास्ट क्लास में अपन ने शोषण क्रियाधारों के बारे में अंतर संबंध की बात की थी। आज अपन नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करें। शोषण गुणांक, जिसे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहा जाता है या इसे आरक्यू कहा जाता है। एग्जाम में ज़्यादातर वर्ड आपको आरक्यू लिखा मिलेगा आपको कि आरक्यू क्या होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये आपके अपने क्लास बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। और आप यदि मान लो नीट है, मेडिकल वाला पेपर होता है, उसके लिए भी ये क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, उससे बात करते हैं सीधा कि जो शोषण गुणांक जो है, ये वर्ड तो मिल जाएगा लेकिन ज़्यादातर ये आरक्यू मिलता है, इसलिए ये आरक्यू भी जरूर ध्यान रखें। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई शोषण गुणांक क्या होता है। सिंपल सा लॉजिक है कि शोषण में विमुक्त CO2 का आयतन, कि शोषण में जो CO2 निकलती है उसका आयतन बटा शोषण में प्रयुक्त O2 का आयतन। ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, कभी CO2 को ऊपर कर देते हैं, तो ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। शोषण गुणांक देखिए क्या है। शोषण की जब भी क्रिया होती है तो विभिन्न कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन का अवशोषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। तो शोषण गुणांक क्या हो गया कि शोषण में मुक्त होने वाली CO2 व प्रयुक्त होने वाले O2 के आयतनों का अनुपात क्या कहलाता है, शोषण गुणांक कहलाता है। जैसे इनका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इनकी परिभाषा है। और शोषण गुणांक का मान शोषण क्रिया में प्रयुक्त क्रियाधार व शोषण क्रिया के प्रकार के निर्धारण में सहायक होते हैं कि भाई कौन सा क्रिया, कार्बोहाइड्रेट का आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, फैट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग शोषण गुणांक जो है वो सबका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अपन शोषण गुणांक स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। क्या आपको पता है मुख्य जो आपके क्रियाधार है कार्बोहाइड्रेट ही होता है, उसकी बात करेंगे सबसे पहले। और इनकी वैल्यू भी पूछी जाती है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक कितना होता है, ध्यान रखना है। तो एक होता है, अभी देखिए निकालेंगे कैसे एक आता है, वो भी करेंगे। अब मैं लास्ट लिख दिया शोषण गुणांक, सीधा आरक्यू लिखूंगा इस चीज़ को कि शोषण क्रिया में क्रियाधार जब कार्बोहाइड्रेट हो और उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो शोषण गुणांक का मान सदैव क्या होता है, इकाई या एक आता है। तो शोषण गुणांक का मान हमेशा क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का इकाई या एक। किसका, कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक। कैसे, देखिए इसकी देखो अपन पता है कि जब कार्बोहाइड्रेट का विमोचन होता है फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ही है, कार्बोहाइड्रेट का ये प्रकार है। तो ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है तो साथ में क्या क्या प्रक्रिया होती है, 6CO2 प्लस 6H2O, साथ में एनर्जी निकलती है बहुत सारी। तो अब अपन को क्या निकालना है, शोषण गुणांक निकालना है आरक्यू। तो आरक्यू क्या है कि भाई शोषण में विमुक्त आपके CO2 का आयतन, CO2 कितनी है, विमुक्त CO2 का आयतन देखो, CO2 यहाँ O2 लिख देता हूँ। तो विमुक्त CO2 कितनी है, 6 लिख दिया, ठीक है, 6 CO2 होगी। और प्रयुक्त O2 कितनी है, 6। ये आपस में कर जाएंगे, वैल्यू क्या जाएगी, 1। तो शोषण गुणांक कितना होता है कार्बोहाइड्रेट का, 1। तो कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक क्या आ गया, इकाई या एक कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक होता है। क्या करना है आपको कि जो चीज़ आप काम में ले रहे हो, ठीक है, उसका भाग देना है आपको जो आपको प्राप्त हो रहा है। बस सिंपल सी बात है, आपको बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, समझने के लिए आपने मान लीजिए कुछ पैसे लगाए, रुपए लगाए, ठीक है, या फिर आपने मान लीजिए कुछ जो भी काम किया, तो जो आप पैसे काम ले रहे हो उसको नीचे रखोगे आप, ठीक है, उसका भाग दोगे तब आपके रेशो आएगा। भाई आज मुझे 4 गुना कमाई ज़्यादा हुई, मान लीजिए आपने 500 रुपये लगाए, फिर आप 500 रुपये से आपने 2000 का बिजनेस किया, तो आप कैसे काम निकालोगे उसको कि भाई 500 जो है इसका भाग दोगे 2000 के अंदर, आपको जो प्रॉफिट है उसमें भाग दोगे, तो क्या हुआ कि 4 गुना कमाई हुई, 1 गुना आप निकालेंगे तो 3 गुना आपके बच जाएगा। अब जैसी इच्छा वैसे याद कर लीजिए। इतना ध्यान रखना, CO2 को ऊपर रखना है, O2 को नीचे रखना। बच्चे अक्सर गलती यही करते, भूल जाते हैं। हाँ सिंपल सा याद कर लेंगे, लेकिन अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई CO2 ऊपर आएगा, O2 ऊपर आएगी। तो ध्यान रखना, जो चीज़ प्रयुक्त हो रही है वो नीचे और जो आपको प्राप्त हो रही है वो ऊपर। सबका निकालेंगे इस हिसाब से। अब नेक्स्ट कोशिकांक के रूप में भाई मुख्य क्रियाधार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जब क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होता तो किसका प्रयोग होता है, वसा का। तो अब देखिए वसा की बात करते हैं, वसा का आरक्यू लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि भाई वसा किस में, जैसे तेली बीजों में, कि जितने भी तेली बीज जिनसे तेल निकलता है, जैसे क्या, सरसों, मूंगफली, कपास, है ना, नारियल, ठीक है, सब ले सकते हैं। तो ये तो हो गया सरसों, मूंगफली और कपास के बीजों के अंकुरण के समय, कपास के बीजों
के अंकुरण के समय श्वसन की क्रिया में वसा क्रियाधार होता है कि जब कपास के बीजों का अंकुरण होता है, बीज से नया पौधा बन रहा है, तब उसमें क्या होता है, आपके वसा क्रियाधार होती है, उसमें वसा का प्रयोग होता है, इसलिए बीजों कपास का भी यूज आया। और वसा के अणु में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में O2 की मात्रा क्या होती है, कम। कि वसा के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में O2 की मात्रा क्या होती है, आपके कम। इस चीज़ का ध्यान रखना कि O2 की मात्रा क्या होती है, कम, इसलिए वसा के ऑक्सीकरण के लिए वायुमंडल से O2 की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। कि वसा के अणु में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होता है, O2 की मात्रा कम होती है, इसलिए अपन को क्या जरूरत पड़ती है, O2 की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। O2 की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अतः वसा का शोषण गुणांक क्या रहेगा, अब O2 ज़्यादा रहेगा तो देखिए कैसे, समझिए आप एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि वसा का 2-ट्राईपाइमेटीन अम्ल जो है वो वसा है, इसकी बात करते हैं। 2C51H98O6 ये क्या है, एक आपके वसी अम्ल है जिसका नाम है ट्राईपाइमेटीन, ठीक है। इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो इसमें आपके 145 ऑक्सीजन अणुओं की जरूरत पड़ती है और अपन को CO2 कितना प्राप्त होता है, 102 CO2 के अणु प्राप्त होते हैं और साथ में 98 जल निकलता है। अब आपको RQ निकालना है, RQ ले लीजिए आगे वैल्यू क्या, CO2/O2, CO2 कितना है आपके 102 और O2 कितनी 105। अब आप सिंपल सा देख लीजिए, O2 की मात्रा ज़्यादा है तो वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगी 0.7। तो ध्यान रखना हमेशा वसा का जो RQ है, फेट का जो RQ का मान है, इसमें क्या वायुमंडल से ऑक्सीजन ज़्यादा प्रयोग में लेनी पड़ती है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा शोषण गुणांक क्या आएगा 1 से कम। यदि आपको ऑप्शन आए वसा, जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है उसमें पूछा जाता है कि अपने तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आते ही नहीं, एक नंबर क्या वसा का RQ का मान कितना होता है 1 से कम, या आप 0.7 लिख सकते हैं, जो भी आपकी जो इच्छा हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन का RQ कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर आपको पता है प्रोटीन काम आती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, RQ क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं, अपने किसी की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सरल है, सिंपल सा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे प्रोटीनों का शोषण गुणांक या प्रोटीनों का RQ लिखना, शोषण गुणांक लिख दिया। देखिए कि प्रोटीन अणुओं में भी वसा की भांति O2 की मात्रा जो है आपके कार्बन की तुलना में कम होती है। कि भाई प्रोटीन के अंदर भी क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है किसी तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, इसलिए प्रोटीन भी ऑक्सीकरण में अधिक O2 की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन के ऑक्सीकरण के लिए भी क्या है भाई, आपके शरीर में O2 ऑलरेडी, कार्बोहाइड्रेट में O2 की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि वसा प्रोटीन में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इनको बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ज़्यादा लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्रोटीन क्रियाधार की तरह भी प्रोटीन जो है वो क्रियाधार की तरह कार्य करता है, तो कार्बोहाइड्रेट वसा की अनुपस्थिति में करता है। मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, सबसे पहले आपके क्रियाधार में पहले कार्बोहाइड्रेट फिर प्रोटीन, वसा, दोनों जब नहीं होते तब प्रोटीन का उपयोग होता है। और ऐसी स्थिति कब होती है, जब मनुष्य क्या करे, लंबे समय तक व्रत रखे, निराहार है, ठीक है, भोजन नहीं ले रहा है, उपवास कर रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, तब प्रोटीन क्या होती है, टूटती है। तो मनुष्य में लंबे समय तक जो व्रत करता है, ठीक है, तो प्रोटीन क्रियाधार के रूप में काम लेता है। तो प्रोटीन क्रियाधार को किस रूप में काम लिया जाता है, जब लंबे समय तक क्या किया जाए, निराहार रहा जाए, भोजन नहीं किया जाए, आहार नहीं लिया जाए, लंबे समय तक निराहार, ठीक है, बिना आहार के रहा जाता है, निराहार, ठीक है। और जो लगातार होने पे मनुष्य की मृत्यु का सोचेगा, और लंबे समय तक रहा तो मनुष्य क्या हो जाता है, भूख की वजह से मर जाता है, भूखमरी की वजह से मर जाते हैं, भोजन नहीं मिलता है। और प्रोटीन का शोषण गुणांक भी क्या रहेगा, हमेशा 1 से कम, ठीक है। कि प्रोटीन का शोषण गुणांक भी क्या रहेगा, 1 से कम ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी रहेगी, 0.7 से 0.9 के मध्य रहेगी। या हमेशा ध्यान रखें RQ जो है वो वसा से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, वसा से ज़्यादा, वसा से ज़्यादा कितना, मामूली सा या थोड़ी सा, मामूली सा लिख दीजिए आप, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा वसा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 4th नंबर पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का RQ क्या होता है।
कि भी कुछ पात्रों में श्वसन क्रियाधार जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कि कुछ पात्रों में जो श्वसन के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्लों का प्रयोग होता है क्रियाधार के रूप में, जैसे अपने क्रियाधारों में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह करते हैं, तो कुछ पात्रों में कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग होता है जिनके अणुओं में कार्बन की तुलना में O2 की मात्रा अधिक होती है, कि O2 की अधिक मात्रा होती है, और इसीलिए इन पदार्थों ऑक्सीकरण में तुलनात्मक रूप से क्या होती है, कम O2 की आवश्यकता पड़ती है। भाई किसी के शरीर में ऑलरेडी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल O2 ऑलरेडी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कम लेनी पड़ेगी। अब मान लीजिए जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अब प्रोटीन में वसा में पड़ा तो इनमें ऑक्सीजन कम होती है तो बाहर से ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, तो इनमें क्या होता है ऑक्सीजन जब होता है तो O2 की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अधिक मात्रा में क्या होती है आपके CO2 विमुक्त होती है, अधिक मात्रा में तो होती है आपके CO2 जो है वो बाहर निकलती है। तो अब आप समझ गए होंगे RQ का मान 1 से अधिक, जब CO2 अधिक निकले तो RQ 1 से ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा निकले तो RQ का मान 1 से कम, तो इसका मान क्या होगा 1 से अधिक। देख लीजिए एक समीकरण के द्वारा समझ लेते हैं कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है, ठीक है, ये कौन सा अम्ल है आपके ऑक्जेलिक, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है 4 CO2 प्लस आपके जल। तो देखिए ऑक्सीजन RQ निकालना, RQ क्या होगा CO2 का आयतन बटा O2 का आयतन, तो CO2 कितनी है 4 CO2 है, ऑक्सीजन कितना 1 ही है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 4। तो ध्यान रखना ऑक्जेलिक अम्ल का RQ कितना होता है 4। यदि कार्बन और एक और ध्यान रखें, एक और एक दे रखा है कि भाई सिट्रिक अम्ल, ये भी क्या है कार्बनिक पदार्थ है, तो सिट्रिक अम्ल जो है इसका RQ की बात करें सिट्रिक अम्ल की, तो सिट्रिक अम्ल का RQ 1.14 या ऐसे कहा जाता है 1.33, दो वैल्यू इसकी कोई भी एग्जाम में मिले वो काम आएगी। तो यदि पूछ जाए कार्बोक्सिलिक अम्लों का RQ कितना होगा तो 1 से अधिक, पर्टिकुलर दो दिए में ऑक्जेलिक अम्ल पूछ जाए सिट्रिक अम्ल पूछ जाए, तो ऑक्जेलिक अम्ल का 4 है, सिट्रिक अम्ल का क्या है 1.14 या 1.33 होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो आपके RQ है वो क्या पाया जाता है ज़्यादा होता है, इस चीज़ के भी आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मांसल या सरस पादपों का शोषण होना। मांसल या सरस मतलब जो क्या होते हैं गुद्देदार होते हैं, ठीक है, जो मृदुद्भिद पादप हैं, ठीक है, मांसलोद्भिद जो भोजन के संचय करते हुए जैसे फूल जाते हैं उनकी बात हो रही है। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग है 5 नंबर पे आपके मांसल या सरस पादपों का शोषण गुणांक। मांसल या सरस पादपों का RQ इनका क्या होगा देखिए कि मांसल पादप जैसे आप नागफनी जानते हैं, ग्वारपाठा ऐसे मांसल पादप आते हैं, तो नागफनी आदि में कार्बोहाइड्रेट जो है शोषण आधार के रूप में प्रयुक्त होता है, कि इनमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट शोषण आधार के प्रयुक्त होता है और इसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्योंकि मध्यवर्ती पदार्थ का निर्माण होता है लेकिन CO2 का निर्माण नहीं होता है। तो इनमें क्या देखो क्या हुआ अभी RQ जो है इसका क्या रहेगा कि भाई CO2 जो है RQ क्या CO2 अपन O2। अब मांसलोद्भिद या सरस जो पादप होते हैं कौन सा प्रयोग होता है आपके कार्बोहाइड्रेट शोषण आधार के रूप में काम आता है, और इनमें मध्यवर्ती पदार्थ बनते इसलिए क्या होता है CO2 का निर्माण नहीं होता, तो CO2 नहीं होगी, फिर CO2 नहीं बनेगी, बनी नहीं, ठीक है। तो आपको पता है जब भी किसी A का भाग 0 में देते हैं क्या आएगा आपके शून्य आएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें मांसलोद्भिद या सरस पादप जो होते हैं उनका RQ का मान क्या होता है, आप देखिए मैं अभी के द्वारा समझा देता हूँ आपको कि जैसे सिंपल सी बात करें C6H12 आपके O6, ये क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया और ऑक्सीजन प्रयुक्त हो रही इसको ऑक्सीजन देना है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक मेलिक अम्ल बन जाएगा बीच में, अपने पढ़ा भी था, ठीक है, जब पादपों में रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया सबसे बड़ी तो ये मेलिक अम्ल बन जाता है साथ में H2, तो इसमें क्या होगा CO2 बनी नहीं, तो अब RQ निकालना है तो क्या होगा CO2 का आयतन बटा अपन O2 का आयतन। अब CO2 क्या है 0 है, O2 कितने 3 है, तो जब O2 का तो वैल्यू क्या है जब भी किसी का भाग 0 में दिया जाता है तो क्या वैल्यू क्या आती है 0 ही आती है, ठीक है। तो आपके मांसलोद्भिद पादपों का जो सरस पादपों का RQ क्या होता है 0 होता है, इस चीज़ का आप क्या करेंगे खास तौर से ध्यान रखेंगे। और लास्ट आपके RQ बचा है एक ही, उसका नाम है आपके अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण का RQ। अब आपको पता है अवायवीय शोषण में क्या होता है ऑक्सीजन काम नहीं आती, O2 सिर्फ CO2 होता है, निकाल लीजिए C6H12O6 जाइमेज या आप कह सकते हैं ईस्ट की उपस्थिति में जब इसका क्या होता है क्या बनता है एथिल अल्कोहल बनता है C2H5OH बनता है, साथ में क्या होती है आपके CO2 मुक्त होती है और साथ में एनर्जी बहुत कम निकलती है। अब अपन को RQ निकालना है तो देखिए O2 तो है ही नहीं, CO2 क्या है CO2 की मात्रा कितनी है 2 CO2 है और ऑक्सीजन क्या है आपके 0 है। अब आपका भाग देख ध्यान रखें कि 0 का भाग जब किसी में दिया जाता है तो वैल्यू क्या आती है अनंत आती है,
आप जीरो में किसी का भाग देंगे तो जीरो आएगा, लेकिन जीरो का भाग किसी में देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? अनंत। तो ध्यान रखना, अवायवीय शोषण का शोषण गुणांक क्या होता है? अनंत होता है। RQ क्या आएगा? अनंत होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें होती नहीं है। ध्यान रखना कि देखिए ऑक्सीजन जब अधिक हो तब तो शोषण गुणांक का मान 1 से कम, CO2 अधिक हो तो शोषण गुणांक मान 1 से अधिक या 1, ठीक है। और आपके CO2 नहीं हो तो शोषण गुणांक का मान 1, और ऑक्सीजन नहीं हो तो शोषण गुणांक का मान आपके 0। इस चीज़ के ध्यान में अब देखिए एक चीज़ कि शोषणाधार या क्रियाधार का RQ जितना कम होता है उस स्थिति में उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा विमोचन होती है। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, बात करते हैं कि भाई जो शोषणाधार आप काम में ले रहे हैं उसका RQ का मान जितना कम आए उससे क्या होगी? अधिक ऊर्जा मिलेगी, अधिक ऊर्जा मिलेगी आपको। और जिसका आपके RQ का मान अधिक आए उससे ऊर्जा कम मिलेगी। जैसे एक वसा के अणु से अधिकतम ऊर्जा, जबकि कार्बनिक अम्ल में एक अणु या अवायवीय शोषण में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न, काफ़ी कम मात्रा में उत्पन्न। देखो वसा की बात करें, देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या देखिए RQ बात, कार्बोहाइड्रेट का कितना है? कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना? 1 है। और वसा का कितना है? वसा का RQ अभी पढ़ा था, वसा का जो RQ है वो आपके 1 से कम रहेगा वसा का RQ, ठीक है। और प्रोटीन का जो RQ है ये आपके क्या होता है? 1 से कम होता है, वसा के RQ से थोड़ा सा अधिक होता है। देखिए सबसे अधिक RQ किसका? कार्बोहाइड्रेट का, फिर आपके प्रोटीन का, फिर वसा का। और इसे भी और अपन थोड़ा रेशियो बनाए और आप समझने के लिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का और सबसे अधिक अवायवीय शोषण का, सबसे ज़्यादा देखिए RQ का रेशियो है, किसका है? RQ का। अब वो पता सबसे ऊर्जा अधिक किससे मिलती है? वसा से, क्योंकि इसका RQ कम है, अधिक ऊर्जा, ठीक है। प्रोटीन से उससे कम, कार्बोहाइड्रेट से और उससे कम, और कार्बनिक अम्लों से बहुत ही कम। और आपको सबसे छोड़ो, बाकी कार्बनिक अम्लों को छोड़ो, अवायवीय शोषण तो पता ना कितनी ATP मिलती है? 2 ATP ऊर्जा मिलती है ना। तो जिसका RQ जितना ज़्यादा उससे उतनी कम एनर्जी, जिसका RQ जितना कम क्रियाधार का उससे ज़्यादा ऊर्जा अपन को प्राप्त होगी। इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। अब लास्ट सेटिंग है आज की, अपन शोषण का महत्व की बात कर लेते हैं कि शोषण का महत्व क्या है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, शोषण को प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे, उसकी बात करेंगे। क्या हो देखिए सुनिए आप, शोषण का महत्व क्या है कि शोषण में उत्पन्न ऊर्जा पौधों की विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं को कंप्लीट कराती है, और इस क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न मध्यवर्ती रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। और इस क्रिया में निकलने वाले CO2 से वायुमंडल में गैसीय संतुलन बना, CO2 बाहर निकलती है, O2 का निर्माण होता है, तो गैसीय संतुलन बना रहता है आपके। और सॉरी एक चीज़ ध्यान रखें, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सभी शोषण क्रिया में ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत आपके डाउट रहता है, इस चीज़ को क्लियर रखें आप। और इस क्रिया में जटिल जो है एक घुलनशील भोज्य पदार्थ वो जो है वो क्या करते हैं? सरल भोज्य पदार्थों में टूटते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये क्या है? क्रिया संचित होती है, ऊर्जा को काम में आने वाली होती है, मतलब स्थिति ऊर्जा को किसमें बदलती है? गतिज ऊर्जा में बदलती है। इसलिए शोषण का महत्व है, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।